गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है गति, मोशन। ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1। पहले तो आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए पहले ये देख लीजिए। अभी तक आपने सिर्फ साइंस पढ़ा है। साइंस में कंबाइन था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंबाइन आता था। अब आप 9th में साइंस जो पढ़ेंगे वो 3 पार्ट में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो इस पार्ट का हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये फिजिक्स का पार्ट है, चैप्टर 1 गति। गति में कुछ टॉपिक है, गति, सापेक्ष गति, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ग्राफीय निरूपण, गति के समीकरण। ये सब टॉपिक हम गति के चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले तो जानेंगे कि गति क्या होता है। इसका पहला टॉपिक है गति। गति क्या होता है, जिसे आप मोशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो गति क्या होता है, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं। ऐसी वस्तु ही गति की अवस्था में रहती है। इसमें डिफिनीशन में कहा गया है कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी वस्तु गति की अवस्था में रहती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर ये लाइन हम इसमें से कट कर दें, ये लाइन हटा दें, तब इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी समय के साथ समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर ये लाइन अगर आप हटाएंगे तो ये गति का डिफिनीशन नहीं शो कर पाएगा, ये रॉन्ग होगा डिफिनीशन। ये लाइन ऐड करना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई तो निश्चित बिंदु होना चाहिए जहाँ से हम अपना पॉइंट स्टार्ट कर सकें और कोई अंत बिंदु होना चाहिए जिनके बीच की दूरी हम बता सकें। तो इसलिए इस डिफिनीशन को पूरा करने के लिए इस लाइन को इसमें ऐड कर दिया गया है। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी वस्तु गति की अवस्था में रहती है। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है ए और ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है और घर से आपको आपके फ्रेंड के घर या फिर कहीं भी आपको जाना है जो कि पॉइंट डी लिया गया है। तो आप पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे। यानी कि पहले तो आप ए पॉइंट पे रुके हुए थे, फिर आपने चलना स्टार्ट किया होगा, तब तो बी पॉइंट पे पहुँचे होंगे और जाने में आपको कुछ न कुछ तो टाइम लगा होगा। जो टाइम लगा है उसे हम टी मान ले रहे हैं। मतलब कि ए और बी की दूरी को क्रॉस करने के लिए आपको जो टाइम लगा वो टी है। कुछ तो टाइम लगता है जाने में, तो यहाँ पे टी मानेंगे। और ए से बी एक पॉइंट से जब हम स्टार्ट किए हैं और बी पर पहुँचे हैं तो यही हमारी गति हो जाएगी, जो कि समय के साथ हमारी अवस्था में परिवर्तन कर रही है। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। अगर आप सोचिए कि गति तो वैसे हर वस्तु करती है। अगर मान लीजिए कि गति तो हमारे आम जीवन में हमेशा होती रहती है, कोई ना कोई वस्तु गति अवस्था में रहती ही है। तो अगर देखें तो कुछ आपको दिखेगी कि कुछ वस्तुएं रुकी हुई हैं और कुछ वस्तुएं अपनी गति अवस्था में हैं। तो क्या हम ऐसे अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सी वस्तु गति अवस्था में है
और कौन सी वस्तु विरामावस्था में है। वैसे अगर देखें तो पृथ्वी भी तो घूम ही रही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो वो भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। अगर जब पृथ्वी घूम रही है तो उसका हर एक बिंदु मोशन में है, उसका हर एक बिंदु गति कर रहा है। तो इस तरह तो हम बता ही नहीं सकते कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ रुकी हुई है। तो वैज्ञानिक लोगों ने कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसके चारों तरफ घूम रही है, तो इस तरह तो पृथ्वी की कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं दिख रही है। कैसे हम बताएंगे कि पृथ्वी पर कोई चीज़ रुकी है? आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि सोच कर बताइए कि क्या दीवारें चल रही हैं, दीवारें गति कर रही हैं। तो पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि दीवार वाला कैसे गति करेगी, दीवार तो रुकी हुई है। लेकिन अगर आप पृथ्वी से निकल के देखें, बाहर से देखें, स्पेस से देखें, तो पृथ्वी खुद घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसका मतलब वो घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो इसके अंदर हर एक बिंदु घूम रहा है, इसके अंदर का हर एक बिंदु गति कर रहा है, तो दीवार भी तो गति कर रही है। तो इस तरह तो हम बता ही नहीं सकते कि कोई चीज़ रुकी हुई है पृथ्वी पर। तब वैज्ञानिक लोगों ने एक पद्धति का निर्माण किया, जिसे हम निर्देशांक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में एक मूल बिंदु होता है, और जब कोई चीज़ मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु पर होती है, तो वो हमेशा जीरो होती है, यानी कि वो हमेशा स्थिर होती है। तब तो आप कोई भी बता सकता है कि निर्देशांक ज्यामिति का मूल बिंदु तो हमेशा स्थिर होता है। यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम मूल बिंदु से हैं, मतलब मूल बिंदु पर होंगे, तब तो हम स्थिर होंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से अपनी गति में, अपनी अवस्था में परिवर्तन करेंगे, तो हम गति की अवस्था में चलेंगे। तो इसी तरह निर्देशांक पद्धति के अनुसार हमने पॉइंट ए को लिया। मान लीजिए पॉइंट ए पे आपका घर है और आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए अपने फ्रेंड के घर तक जाने के लिए। तो आप यहाँ से चले होंगे, कुछ दूर गए होंगे, बीच में कोई शॉप मिली होगी, हो सकता है वहाँ पे उसी शॉप के आगे थोड़ी से गए होंगे तो कॉल आ गई होगी आपके फ़ोन पे, तो आप रुक गए होंगे। अब वो कॉल आई कि बताइए कि आप कहाँ तक पहुँचे, घर से निकले, आप कहे कि नहीं कहाँ तक पहुँचे, तो आप पहले क्या कहेंगे कि हम शॉप तक पहुँचे, शॉप से कुछ दूर पे हैं, ऐसा तो कहेंगे नहीं। कहेंगे घर से तो निकले हैं 2 किलोमीटर दूर पर है। आप घर से अपनी दूरी तय करेंगे, जहाँ आप रुके हैं वो दूरी आप घर से तय करेंगे कि आप घर से निकले थे और जहाँ पर आप रुके हैं उतनी के बीच की दूरी आप बताएंगे कि 2 किलोमीटर दूर है। इसी तरह जहाँ से हम अपनी कोई स्थिर बिंदु बनाते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं चलना, तो जो स्थिर बिंदु होता है उसी में समय के साथ परिवर्तन करने से जो हमारी अवस्था में परिवर्तन होता है उसी को हम गति कहते हैं। आई होप कि ये गति आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक विरामावस्था। अभी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल में देखा था, बता रहे थे कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, तो इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई चीज़ विरामावस्था में है। तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक पद्धति के अनुसार हम देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु मूल बिंदु पर है, यानी कि स्थिर बिंदु पर है, तब वो चीज़ रुकी हुई है। उसका जो मूल बिंदु है वो 0 है, यानी कि वो रुका हुआ है। तो अभी तो हम चल नहीं रहे हैं, अपनी ही जगह पर हैं, तो हम रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी अवस्था में परिवर्तन कर दें तो हम गति की अवस्था में हो जाते हैं। लेकिन जब हम रुके थे वो समय क्या था, स्थिर बिंदु पर हम रुके हुए थे, तो वो विराम अवस्था था। इसी को हम विरामावस्था भी कहते हैं।
मतलब जब हम रुके हुए होते हैं या फिर कोई भी चीज़ हमारे आसपास रुकी हुई दिख रही है तो वो हमेशा विरामावस्था में हो सकती है। और एक इसमें आपको एक बात बता रहे हैं कि जैसे कभी कभी होता है कि हम चलते हैं लेकिन चल नहीं रहे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि ट्रेनों में हम बैठे हैं, चलते भी हैं, लेकिन हम खुद तो नहीं चल रहे होते, वो तो ट्रेन चलती है ना, हम थोड़ी चलते हैं। उस टाइम हम विराम होते हैं, लेकिन ट्रेन हमको जहाँ हमको पहुँचना होता है ट्रेन हमको पहुँचा देती है। तो उसके लिए स्थिर बिंदु आपका हमारा दूसरा होगा। लेकिन जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और कोई अगला बंदा हमको बाहर से देख रहा होता है तो उसके लिए स्थिर बिंदु दूसरा होगा। तो आप विरामावस्था भी समझ लिए होंगे। अब अगली टॉपिक है, अब अगली टॉपिक है भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि गति क्या होती है, विरामावस्था क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़, वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ होती हैं। मतलब मापना मीन्स तोलना। ऐसी राशियाँ जिन्हें हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हीं को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, जैसे कि आपको दुकान पे गए और बोले हमको 5 किलो आलू दे दो, तो 5 किलो मतलब जो केजी है, किलोग्राम है, वही द्रव्यमान है। तो ये भी तो आप तोल के ही ले रहे हैं। अब बल को भी तोला जा सकता है न्यूटन में। दाब, प्रेशर, आयतन, वॉल्यूम, ये सब हम तोल सकते हैं। यानी कि जिनको हम माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम नहीं माप सकते, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है जिसको हम माप नहीं सकते। वैसे तो हम सारी चीज़ें माप सकते हैं। तो है जैसे विचार, स्वभाव, अनुभव, ये सब चीज़ें आप तोल नहीं सकते। अब विचार को थोड़ी तोल सकते हैं कि इसका कोई इकाई थोड़ी होता, मात्रक थोड़ी होता कि आप इसको तोल के बता सकते हैं आप कितना सोच रहे हैं। स्वभाव, आपका स्वभाव ही नहीं तोला जा सकता। अनुभव, कितना एक्सपीरियंस है, वो भी नहीं तोल सकते। ये सब चीज़ें आप नहीं तोल सकते। यानी कि दुनिया में जो चीज़ हम तोल सकते हैं उन्हीं को भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो भाग में बटा है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनमें वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और इकाई की ज़रूरत पड़ती है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, इकाई के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो परिमाण क्या होता है, अदिश राशि में कह रहा है कि अदिश राशियाँ वे होती हैं जिन्हें परिमाण और इकाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, आप किसी दुकान पर गए और बोले कि मुझे 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तो 2 इसमें जो नंबरिंग है वो आपका परिमाण शो कर रहा है। तब आप कितना चीनी लेना चाहते हैं, 2 केजी। तो ये परिमाण है, नंबर वाला टर्म, और जो इसका इकाई है जिसके द्वारा ये मापा जा रहा है वो इसकी इकाई होगी। उसी तरह आप नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितने दूर चल कर आए हैं, कितनी दूरी तय की है, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर। यानी कि जो 2 इसमें नंबर वाला टर्म है वो आपका परिमाण शो कर रहा है। किलोमीटर क्या है, वो इकाई है, मतलब दूरी को मापी गई है, तो ये इकाई है। परिमाण के साथ साथ इकाई जिसमें हो, वे राशियाँ जिन्हें परिमाण के साथ साथ इकाई की भी ज़रूरत पड़ती है, वे क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की ज़रूरत पड़ती है, वे राशियाँ सदिश राशि कहलाती हैं। अब सदिश पर आते हैं। सदिश में दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है, अदिश की तरह होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़ दिया गया है, दिशा।
विस्थापन है दूरी के बराबर होती है, लेकिन इसमें दिशा बताई जाती है। यह अगले टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी जान लीजिए कि विस्थापन इसका एग्जाम्पल है। बल में भी दिशा होती है, जिस दिशा में आप फोर्स लगाएंगे बल में भी दिशा शो हो रही है। 10 न्यूटन बल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो जिसमें दिशा शो हो, जिसमें दिशा बताई जा रही हो, वो राशियाँ सदिश राशि कहलाती हैं, और जिसमें केवल परिमाण व्यक्त किया जा रहा हो वो राशियाँ अदिश राशि कहलाती हैं। एक चीज़ और है, कभी कभी आप कहते हैं किसी दुकान पर गए और बस 5 आम लिए, तो आप कहेंगे क्या इसमें परिमाण तो शो कर रहा है, इकाई का क्या मतलब है पता नहीं, ये अदिश है कि सदिश है, लेकिन ये अदिश है क्योंकि 5 जो नंबर वाला टर्म है वो तो आप समझ गए कि परिमाण है। आम भी तो 5 आम ले रहे हैं, यानी कि आप 5 आम ले रहे हैं, ये एक तरह से इकाई को शो कर रहे हैं, यानी कि ये अदिश राशि है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन। दैट्स ऑल।